A warm welcome to all the learners from my side. Welcome to the platform of ER classes. ER classes. तो ये हमारा रहने वाला है एनवायरनमेंट का लेक्चर नंबर 12। लेक्चर नंबर 11 में हम कवर कर चुके हैं अपना बायोजियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, ये पूरा हमने डिटेल में देख लिया था, बायोजियो केमिकल साइकिल्स। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फीडबैक मैकेनिज्म से। ठीक है, यानी लेक्चर 12 हमारा स्टार्ट होगा फीडबैक मैकेनिज्म से। ठीक है, आज हमें ये पढ़ना है इसमें। फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर बायोलॉजिकल रूल्स कुछ पढ़ने हैं हमें, जियोलॉजिकल बायो जोग्राफिक रूल्स पढ़ने हैं, बायोलॉजिकल जोग्राफिक रूल्स पढ़ने हैं, और फिर आगे जाके हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, सो जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवाइज करते रहिएगा, तो एक आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार हो जाएगी आपके सभी जेकेएसएसबी एग्जाम्स के लिए इस कंपोनेंट के रिलेटेड। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट राइट अवे। सो लर्नर्स, हम फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में आज करेंगे बात। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म। अब आपको मैं बता दूं, जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये आपका दो टाइप्स का रहने वाला। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म आपका दो टाइप्स का है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। जो पॉजिटिव होता है आपका, अगर इकोसिस्टम में कोई चेंज आती है तो इसको और बढ़ा देता है और बढ़ावा देता है इसको। ठीक है, और ये किसकी तरफ जाता है, एक न्यू स्टेट की तरफ चला जाएगा या कोलैप्स ही हो जाएगा। ठीक है, इकोसिस्टम आपका इस चेंज की वजह से। ठीक है, और जो आपका नेगेटिव है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये आपको कोशिश करता है स्टेबल करने की, स्टेबिलिटी लाने की। कैसे, जो चेंज आई है इकोसिस्टम में उसको काउंटर एक्ट करता है, उसकी निगेशन करता है। ठीक है, उस हिसाब से ये कोशिश करता है कि स्टेबिलिटी की तरफ ले जाए। चलिए अब इनको बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म की पहले डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच एन इकोलॉजिकल सिस्टम responds to changes either by stabilizing or amplifying the effects of those changes। ठीक है, ये एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू एक इकोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, रिस्पॉन्ड करता है जो उस पर चेंजेस आती हैं, या तो स्टेबलाइज होके करके खुद को, या तो एम्पलीफाई करके उन असरात को, किन असरात को, उन चेंजेस के असरात को। ठीक है, अब अगर ये स्टेबल कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है, तो उसको नेगेटिव फीडबैक बोलते हैं, समझा चुका हूँ आपको। अगर एम्पलीफाई कर रहा है और बढ़ावा दे रहा है तो ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। ठीक है, अब पढ़ते हैं पहले स्टेबलाइजिंग के बारे में, यानी नेगेटिव फीडबैक के मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, अब इसको पढ़ लेते हैं ये क्या बोल रहा है। अब प्रोसेस दैट काउंटर एक्ट्स, है ना, निगेट करता है या रेजिस्ट करता है चेंज को। ठीक है, जिसकी वजह से आती है आपकी स्टेबिलिटी या इक्विलिब्रियम इकोसिस्टम में। ठीक है, ओके, अब जैसे इसकी एग्जांपल हम पढ़ लेते हैं। इसकी आप एग्जांपल समझ सकते हो, थर्मो रेगुलेशन। पिछले लेक्चर्स में हम बात कर चुके हैं इसके बारे में ना, थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स। ठीक है, खासकर मैमल्स में। मैमल्स में क्या होता है, जब बॉडी टेम्परेचर राइज होती है ना, जैसे हम है, जब हमें बहुत ज़्यादा, फॉर एग्जांपल आप जून जुलाई का मंथ इमेजिन करो। ठीक है, वो भी जम्मू में, तो आप जैसे ही बाहर जाओगे तो उधर पानी की ये पसीना ही पसीना हो जाता है इंसान जब बाहर निकलता है ना। अब वो क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत होता है हाई दिन में, है ना। जैसे इंसान बाहर जाता है पसीना आने लगता है। अब पसीना आने से क्या होता है, जो आपका जो एक्सटर्नल हीट मिल रही थी आपकी बॉडी को, है ना, आपकी बॉडी को जो एक्सटर्नली हीट मिल रही थी थ्रू सनलाइट, है ना, अब जैसे ही पसीना निकलता है आपका तो वो टेम्परेचर भी डाउन होने लगता है, कूलिंग इफेक्ट होता है पसीने के साथ, पता है हम सबको, है ना। तो एक हिसाब से जो टेम्परेचर का बढ़ रहा था उसको निगेट कर दिया हमारे पसीने ने। ठीक है ना, सनलाइट बढ़ा रही थी टेम्परेचर हमारी बॉडी का, स्वेटिंग वो घटा रहा है, यानी काउंटर एक्ट कर रहा है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब पढ़ लेते हैं इसके बारे में। थर्मो रेगुलेशन इन एनिमल्स, मैमल्स में, व्हेन बॉडी टेम्परेचर राइजेस स्वेटिंग इंक्रीजेस एंड बॉडी कूल्स डाउन एंड प्रिवेंट्स ओवर हीटिंग। हम ज़्यादा गर्म नहीं होते हैं, ठीक है ना, ओके। अच्छा, अब एक और एग्जांपल पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, अब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना,
तो रिसोर्सेज स्केर्स होते जा रहे हैं, रिसोर्सेज की कमी पेशी पड़ रही है, ठीक है। अब जब रिसोर्सेज ही नहीं रहेंगे, फॉर एग्जांपल आप सोचो कोई कंट्री है, ठीक है, एक्स कंट्री है कोई, अब इसमें पॉपुलेशन फॉर एग्जांपल ये सपोर्ट कर, इसके जो नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह हैं ये सपोर्ट कर सकते हैं ओनली 1 लाख पॉपुलेशन, ठीक है। अब अगर 10 लाख पॉपुलेशन हो गई है ना, सपोर्ट का मतलब क्या होता है, 1 लाख को कैसे सपोर्ट करेगा कि ये मतलब जितना ये रिसोर्सेज एक साल में कंज्यूम करेंगे उतना ही ये ग्रो नेचुरली कर लेंगे, कल्टीवेट कर लेंगे, या फॉरेस्ट्स वगैरह हैं तो वहाँ पे एक साल में जितना ये खाएंगे उतना रिकवर हो जाता है, उतना फिर से उग जाता है। अब अगर 10 लाख होगी है ना, तो फिर रिसोर्सेज की किल्लत हो जाएगी, अब खाने का कुछ बचेगा ही नहीं है ना, जितना ये कंज्यूम कर रहे हैं वो उसको तो 10 साल लग जाएंगे वापस रिकवर होने में, लेकिन उतना टाइम मिलेगा नहीं इनको, और इसकी वजह से काफ़ी मोर्टेलिटी यानी डेथ्स होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि हंगर हो जाएगा ना, या बर्थ रेट ही डिक्रीज हो जाएगी। जब खाने को कुछ होगा ही नहीं तो इंसान रिप्रोडक्शन का थोड़ी सोचेगा है ना, और पॉपुलेशन आपकी स्टेबलाइज हो जाएगी, या तो जाने जाएंगी या तो बर्थ रेट ही डाउन हो जाएगा, उससे पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाएगी, ठीक है। ऑलराइट, अब है तीसरी एग्जांपल आपकी हाई ग्रेजिंग प्रेशर। हाई ग्रेजिंग प्रेशर फॉर एग्जांपल ये कहीं पैच ऑफ लैंड है ना, पैच ऑफ लैंड है यहाँ पे जो आपके शीप वगैरह थे ना जो घास खाते हैं ना, शीप डियर एटसेट्रा, ऐसी हर्बीवोर्स जिनको कह लो जो घास खाते हैं, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन अचानक से बढ़ जाती है, ठीक है। हमने बाहर से कहीं शीप्स लाए, इधर इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, अब जब घास ही ख़त्म हो गया तो वो भी मर जाएंगे, खाने को कुछ होगा नहीं, और उनका भी नंबर कम हो जाएगा। फिर जब वो मर जाएंगे पॉपुलेशन बहुत कम हो जाएगी, इतनी देर में घास रिग्रो कर जाएगी और फिर वो फिर से खाएंगे और स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। अब वही आपको यही लिखा हुआ है हाई ग्रेजिंग प्रेशर, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसको, हाई ग्रेजिंग प्रेशर है ना, ग्रास कवर रेड्यूसेस, फूड बिकम्स स्केर्स, ओके, हार्बीवोर नंबर डिक्रीजेस क्योंकि मर जाएंगे वो, और फिर ग्रास रीजनरेट हो जाएगी, ठीक है। पहला आपको क्लियर हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव सॉरी, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गया। अब पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को एम्पलीफाइंग फीडबैक भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं इसकी क्या बोला, अ प्रोसेस दैट री इन्फोर्सेज और एम्पलीफाइज यानी बढ़ावा देता है चेंज को, या और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है चेंज को, ठीक है। अ चेंज पोटेंशियली पुशिंग द सिस्टम टूवर्ड्स इंस्टेबिलिटी और अ न्यू स्टेट, या तो इंस्टेबल ही कर देगा या तो नई स्टेट ही आ जाएगी, मतलब इतना ड्रास्टिक इम्पैक्ट होता है इसका, ठीक है। अब जैसे अच्छा फिर एक और चीज़ पढ़ लेते हैं इसका, कैन लीड रैपिड शिफ्ट्स, ये ना, इन इकोसिस्टम स्टेट और इवन कोलैप्स इफ अनचेक्ड। ये बोल रहा है कि अगर इसको चेक नहीं किया गया पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को, तो इस आपका ये या तो रैपिड शिफ्ट यानी शिफ्ट से आ जाएगा, बिल्कुल बदल ही जाएगा आपका इकोलॉजिकल सिस्टम, या फिर अगर इसको चेक नहीं किया तो ख़त्म ही हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा ना, ठीक है। अब जैसे इसकी एग्जांपल है, पहले हम देखते हैं, आइस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आपका जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, लेस रिफ्लेक्शन होगी है ना, रिफ्लेक्शन लेस होगी। फॉर एग्जांपल ये कोई माउंटेन है आपका है ना, यहाँ पे ग्लेशियर आपका इधर तक था, इधर तक था, ये पूरा ग्लेशियर से भरा हुआ था, ठीक है। अब सनलाइट इस पर पड़ती थी और वापस रिफ्लेक्ट हो जाती थी, क्योंकि वाइट कलर रिफ्लेक्ट करता है, बेसिक साइंसेज में हम बचपन में पढ़े हैं ना। गर्मियों में हम तभी सफ़ेद कपड़े लगाते हैं क्योंकि वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करते थे सनलाइट की और हमें गर्मी कम लगती है, और विंटर्स में हम ज़्यादातर ब्लैक लगाते हैं ताकि जो आपकी सनलाइट थोड़ी देर के लिए भी पड़े वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छा अब क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होगा, अब फॉर एग्जांपल आइस पहले यहाँ तक थी आपकी है ना, अब क्या हुआ, आइस आपकी यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है। अब यहाँ पे और हीट आपकी पड़ रही है ना, सनलाइट पड़ रही है इस पहाड़ पे, इस पहाड़ पे सनलाइट और पड़ रही है ना, एब्जॉर्ब हो रही है, उसकी वजह से ये आइस और मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। वो बोल रहे फर्दर इंक्रीज हो जाएगा, लेस रिफ्लेक्शन, मोर हीट एब्जॉर्ब्ड, और फर्दर इंक्रीज हो जाएगा आइस मेल्ट में, ठीक है। अब दूसरी एग्जांपल है इसकी, ग्लोबल वार्मिंग एंड आइस मेल्ट, ठीक है, वही पढ़ रहे हैं, देखो राइजिंग टेम्परेचर, मेल्टिंग ऑफ आइस,
जो अभी हमने समझा है ना, ग्लेशियर थोड़ा ऊपर चला जाएगा और ज़्यादा ये एब्जॉर्प्शन होगी सनलाइट की, यानी लेस रिफ्लेक्शन होगी, इसको एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। मोर हीट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, और फर्दर टेम्परेचर राइज इंक्रीज, ठीक है, ये अभी हम समझ चुके हैं। एल्बिडो इफेक्ट आपका यही होता है, जो आपका ये ग्लेशियर्स वगैरह रिफ्लेक्ट करते थे ना सनलाइट को, इसी को एल्बिडो इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। ओके, अब इसकी और एग्जांपल्स हम पढ़ लेते हैं। इस एग्जांपल को समझाने से पहले मैं को एनीमे के बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है। एनीमे, एनीमे जो भी बोलते हैं उसको, उसका नाम है क्या नाम था उसका, हाँ, द फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार, ठीक है, द फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार, ठीक है। उसकी तो बड़ी ब्रॉडर थीम है स्टोरी की, लेकिन एक थीम इसमें ये होती है कि वो जिस टाइम में पहुंचे होते हैं उधर आपका मतलब जो राइस है ना, राइस कहीं उग ही नहीं रहा होता, मतलब क्रॉप्स वगैरह नहीं उग पा रही होती, क्योंकि वो डिपिक्ट करते हैं उस टाइम में कि ऐसा टाइम पहुंच चुका है, सॉइल आपकी अब फर्टाइल रही ही नहीं है, ना ही सीड्स बची हैं पूरी अर्थ पे, ठीक है। तो अब ये कॉन्टेक्स्ट क्यों दिया मैंने, आप थोड़ा इमेजिन करो कि फ्यूचर में अगर हमने फर्टिलाइजर्स का यूज़ कम नहीं किया, नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ हम शिफ्ट नहीं हुए, तो आपकी जो सॉइल है आगे जाके वो फर्टाइल रहेगी ही नहीं, ठीक है। जो फर्टिलाइज़र से इन शॉर्ट टर्म में तो इन्होंने हमें काफ़ी फ़ायदे दिए, लेकिन साथ साथ में साइड इफ़ेक्ट्स भी इन्होंने काफ़ी दिए हमें ना, जो हम पढ़ेंगे आगे क्लाइमेट चेंज वगैरह में, ठीक है। पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन सब में पढ़ेंगे हम उसको, ठीक है। तो फिर यही है कि वो सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब कर देते हैं, हमें ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैन्यूर्स ढूंढने चाहिए, है ना। तो उससे हमारी फर्टिलिटी बनी रहेगी सॉइल की, और एनाइम की जो बैकग्राउंड थी, जो मैं बताया था आपको, द फिस्ट ऑफ द नॉर्थ स्टार, वो वाली कंडीशन नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है देखो, पढ़ते हैं एग्जाम्पल, है ना। सॉइल डिग्रेडेशन की बात करें इन एग्रीकल्चर, ठीक है। ओवर कल्टिवेशन, है ना, सॉइल फर्टिलिटी डिक्लाइंस। असल में जब ज़्यादा हम उगाएंगे, ज़्यादा फर्टिलाइजर उसमें डालेंगे, है ना, उस वजह से उस फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वही ओवर कल्टिवेशन यानी मोर केमिकल यूज़, है ना। वर्सन सॉइल स्ट्रक्चर, मोर डिग्रेडेशन, ठीक है, लीड्स टू कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल एग्रो इकोसिस्टम्स, ठीक है। अब फिर अगर एक स्टेज ऐसी आएगी कि फिर हम उस पर ट्रेडिशनली कल्टीवेट कर ही नहीं पाएंगे, है ना, वही मैं आपको बोल रहा था कि सॉइल ही डिग्रेड हो जाएगी, ठीक है, लीड्स टू कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल एग्रो इकोसिस्टम्स, ऑलराइट। सो लर्नर्स, अब हम पढ़ते हैं अपना, दैट इज इको जोग्राफिक रूल्स, ठीक है। इको जोग्राफिक रूल्स के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये क्या चीज़ें हैं, ये ऑब्जर्वेशंस देखी गई हैं कि कैसे अलग अलग स्पीशीज़, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अडेप्ट करते हैं टू डिफरेंट अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस, ठीक है, खुद को सरवाइव करने के लिए अच्छी तरह, ठीक है। ओके, अब पढ़ते हैं क्या कैसे डिफाइन किया हुआ है। दीज रूल्स आर बेस्ड ऑन सम जनरल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, ऑब्जर्वेशंस पे ये बेस्ड हैं रूल्स, ठीक है। रूल्स बेस्ड ऑन एडेप्टेशन ऑफ वेरियस स्पीशीज, ठीक है। अब पहला रूल जो हमें इसमें अंडर पढ़ना है वो पढ़ना है एलन्स रूल, ठीक है, जो कि आपका दिया गया था 1877 में, ठीक है। अब इस एलन्स रूल क्या कहता है कि जो एनिमल्स रहते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स में, इनके होते हैं लिम्स, लिम्स हो गए हाथ और पाँव, है ना, जिनको अपेंडेजेस भी बोलते हैं, ठीक है। एयर्स इनके, अच्छा, जो एनिमल्स रहते हैं कोल्ड क्लाइमेट्स, फॉर एग्जांपल आप नॉर्थ पोल समझ के चलो, है ना, दिमाग में रखो, नॉर्थ पोल के बारे में बात करते हैं, उधर जो लोग रहते हैं उनको एस्कीमोज बोलते हैं ना, एस्कीमोज। मैं पिछले लेक्चर्स में ये टर्म याद करता हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रही थी, एस्कीमोज। फिर वो उधर अपना इग्लू बनाते थे ना, इग्लू जो हम पढ़ते थे छोटी क्लासेस में, है ना, फिर वहीं पे उसी में रहते थे, फिश की हंटिंग करते थे वगैरह वगैरह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनिमल्स लिविंग इन कोल्ड क्लाइमेट्स टेंड टू हैव शॉर्टर लिम्स, इनके हाथ पांव छोटे होते हैं, ईयर्स भी इनके छोटे होते हैं, ठीक है। जो टेल्स हैं, अगर कोई एनिमल है उसकी टेल जो है वो भी छोटी होगी दूसरे उन एनिमल्स के कंपैरिजन में, सेम स्पीशीज़ के जो रहते हैं वार्मर क्लाइमेट्स में,
ठीक है, जो रहते हैं वार्मर क्लाइमेट्स में। ठीक है, अब ऐसा क्यों? जब ये छोटी चीज़ें होती हैं ये मदद करती हैं, यानी हाथ पांव आपके छोटे हैं, कान छोटे हैं, ठीक है ना, टेल आपकी छोटी है, तो ये मदद करती थी एनिमल्स को किसमें? अच्छा, पोलर रीजन में ये मदद करती है आपको कि पोलर रीजन्स में ये मदद करती थी, यानी कोल्डर रीजन्स में ये मदद करती है जब आपके अपेंडेजेस छोटे हैं, एयर छोटे हैं, टेल छोटी है, ताकि आपकी हीट कंजर्व रहे। ठीक है, और वही जो एनिमल्स आपके वार्मर रीजन्स में रहते हैं, जिनके बड़े बड़े होते हैं अपेंडेजेस, बड़े कान होते हैं, बड़ी टेल्स होती हैं, तो ये मदद करती हैं कि जितनी ज़्यादा सरफेस होगी बड़ी, उतनी ज़्यादा उस पर सनलाइट पड़ेगी, है ना, उतनी ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करेंगे, उतनी ज़्यादा स्वेटिंग होगी उनको, और इनकी बॉडी कूल डाउन हो जाएगी जल्दी ही। ठीक है, उसका उल्टा कोल्डर रीजन्स में जितनी कम वो होगी आपकी लेंथ अपेंडेजेस की, है ना, हाथों टांग होगी, उतनी आपको एरिया कम रह जाएगा सर्दी लगने का, है, उतनी ज़्यादा कंजर्व रहेगी आपकी हीट। ठीक है, उतनी ज़्यादा गर्मी रहेगी। एक बार आप इमेजिन करके देख लेना, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, है नहीं इतना कुछ खास इसमें। अब है आगे आगे बर्गमैन्स रूल। अब बर्गमैन रूल क्या कहता है? विद इन एंडोथर्मिक एनिमल्स, एंडोथर्मिक याद है या भूल गए? पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होते हैं जिनकी जो बाहर की टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, जिनकी बॉडी, उनकी अंदर से एक होम्योस्टैसिस कंडीशन होती है, जो अपना एक पूरा एक बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रखती है, जैसे हम ह्यूमंस है। ठीक है, अच्छा पढ़ते हैं। विद इन एंडोथर्मिक एनिमल्स इंडिविजुअल्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स टेंड टू हैव लार्जर बॉडी साइजेस लेस देन इन वार्मर क्लाइमेट्स। ठीक है, अब ये उल्टा बोल रहा है, उल्टा छोड़ो, आप ऐसे समझो, जो आपका ऐसे समझो, पोलर बियर है ना, पोलर बियर, उसका अगर आप साइज़ देखोगे वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, जो आपको बियर्स वगैरह देखने को मिलते हैं ट्रॉपिक्स के आसपास या सब ट्रॉपिक एरियाज़ में, ठीक है ना, या टेम्परेट में भी जो देखने को मिलते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़े साइज, एक्सट्रीमली लार्ज होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अब जितनी ज़्यादा सर्दी होगी उतनी अंदर गर्मी होनी चाहिए, नहीं तो इंसान सर्दी से मर जाएगा। और उनकी जो बॉडी पे है एक्सटर्नल लेयर होती है फैट की, कि किसकी होती है? फैट की। फैट करता है इंसुलेशन का काम। ऐसे मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ, ठीक है, ऐसे हो सकता है आपको अच्छी तरह समझ आए। फॉर एग्जांपल, ये जो आपके ट्रॉपिक्स के आसपास का बियर है वो उसका साइज़ इतना है, जो आपको नॉर्थ पोल के आसपास पोलर बियर देखने को मिलेगा उसका साइज़ लगभग इतना होगा, इतना बड़ा साइज़ होता है, सच में इतना बड़ा होता है। ठीक है, अब इसकी बॉडी में क्या होता है? एक फैट की लेयर होती है, ठीक है, ये आपकी फैट की लेयर हो गई, ठीक है, ताकि जो अंदर बॉडी हीट है ना, ये इंसुलेशन का काम करती है, वो बाहर ना निकल पाए या बाहर से सर्दी इधर ना घुस पाए। ठीक है, हो गया। अब फिर से इसको पढ़ो। विद इन एंडोथर्मिक एनिमल्स इंडिविजुअल्स इन कोल्डर क्लाइमेट्स टेंड टू हैव लार्ज बॉडी साइजेस देन दोज इन वार्मर क्लाइमेट्स। ठीक है, ओके, एक हिसाब से ये थोड़ा उसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है, एलन्स रूल का उल्टा है ये, लेकिन ये सिर्फ बोल रहा है एंडोथर्मिक, ये सिर्फ और सिर्फ एंडोथर्मिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में बात करता है, जबकि एलन्स रूल आपका सभी एनिमल्स के बारे में बात करता है। ठीक है, ये दिमाग में रख लेना। ओके, सो लर्नर्स, अब हम तीसरा देखते हैं रूल, वो है ग्लॉगर्स रूल। कौन सा है? ग्लॉगर्स रूल। अब ये आपका क्या कहता है? ये आपका कहता है कि हॉट और ह्यूमिड कंडीशंस जो होती हैं, जो ट्रॉपिक्स के आसपास आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, स्ट्रॉन्गर है ना, ऑर्गेनिजम्स हैव डार्कर पिगमेंटेशन, मतलब इनका रंग काला होता है। ठीक है, ज़्यादातर ये ब्लैक ऑर्गेनिज्म जो हैं आपके, ये ज़्यादातर डार्कर कम्प्लेक्शन। फॉर एग्जांपल आप वो देख लो, जो आप ऐसे याद रखो कि जो अफ्रीकन्स आपको देखने को मिलते हैं ना, कि डार्कर कम्प्लेक्शन होती है, इनमें पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि मेलानिन डिपोजिशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब इसके ये क्यों होता है ऐसा? जो फॉर एग्जांपल ये आपका अर्थ है ना, ट्रॉपिक्स के आसपास जो आपके लोग पाए जाते हैं वो डार्कर शेड के पाए जाते हैं ना, इस एरिया में बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल हम, है ना, इस एरिया में बात करें। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे सनलाइट आपकी ज़्यादा पड़ती है, बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है। ठीक है, अब जब सनलाइट ज़्यादा पड़ेगी तो यूवी रेज भी तो होती हैं उसमें, है ना, डायरेक्ट पड़ती है ना सनलाइट, यूवी रेज भी होती है, उससे स्किन कैंसर हो सकता है आपका, तो जो आपका मेलानिन है वो उससे बचाता है। और दूसरा,
ये आपको मदद करता है बेटर कैमोफ्लैग, जो ऑर्गेनिजम्स है वो खुद को छुपा लेते हैं अच्छे से, है ना। जब लश ग्रीन होते हैं या डार्कर फॉरेस्ट, जब ज़्यादा गहरे फॉरेस्ट होते हैं, लश ग्रीन होते हैं, ठीक है, एरियाज होते हैं, तो उनमें कैमोफ्लेज आपको समझ आता है। जैसे आपका वो है जिसको गिरगिट बोलते हैं ना, कैमिलियन जिसको बोलते हैं, कैमिलियन, कैमिलियन, ठीक है ना। ये जिस पेड़ पे, जिस पत्ते पे बैठती, जैसा उसका रंग होता है, जैसा पेड़ का रंग होता है, वो अपना कलर वैसे बदल लेती ताकि आसानी से प्रीडेटर को ना दिखे और खुद को बचा ले, ठीक है। और जो इतना ही नहीं, जो आपका ये मेलानिन है, ये आपको रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन भी देता है, ठीक है। इससे इन्फेक्शन भी नहीं होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब पढ़ लो इसको, समझा चुका हूँ मैं। इन हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन, जैसे टॉपिक से आसपास, ऑर्गेनिजम्स हैव डार्कर पिगमेंटेशन ड्यू टू मेलानिन डिपॉजिट्स, ठीक है, पढ़ चुके हैं। दिस हेल्प्स इन प्रोटेक्शन फ्रॉम यूवी रेज, वो भी पढ़ चुके हैं। बेटर कैमोफ्लेज, ये भी पढ़ चुके हैं। इन लश ग्रीन और डार्कर फॉरेस्टेड एरियाज, ये भी पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन, ये भी पढ़ चुके हैं हम सारा। ये इसको अच्छे से बेहतरीन तरीके से हम समझ चुके हैं इस पैराग्राफ को, ठीक है, इतना हम अच्छे से समझ चुके हैं। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं आगे, ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं हम, ठीक है। अब एक थोड़ा कनेक्ट, ये ट्रेंड आपको देखने को मिलता है क्या, इक्वेटर से पोल्स की तरफ, चाहे वो आपका कोई भी रूल हो, ग्लॉगर्स रूल हो, है ना, बर्गमैन रूल हो, या जो हमने पहला पढ़ा था, कि पहला क्या पढ़ा था हमने, एलेंस रूल हो, इनमें क्या रहने वाला है, ठीक है। आइए देखते हैं इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है। अब ये बोल रहा है एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोलर रीजन्स, यानी ये इक्वेटर है आपका, पोलर रीजन्स की तरफ जा रहा है। डार्कर पिगमेंटेशन ऑफ स्पीशीज, ये यहाँ पे असल में डिक्रीजेस आएगा, ठीक है, गलती से इंक्रीज हो गया, अब डिक्रीजेस कर देना इसको। जो डार्कर पिगमेंटेशन है स्पीशीज की, वो डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बर्गमैन रूल के हिसाब से एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स बॉडी साइज इंक्रीजेस, हाँ सही बात है, पोलर बियर का साइज बहुत बड़ा था, है ना। एज वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स लेंथ ऑफ अपेंडेजेस डिक्रीजेस, ठीक है, ये हमने पढ़ा था एलेंस रूल में, है ना। जब जो कोल्डर रीजन्स में रहते हैं उनके अपेंडेजेस का साइज कम होता है। तो ये ट्रेंड आप समझ गए, और तीनों आपको ऐसे याद रह जाएंगे, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं अपना, जो कि है आपका, उतना कुछ समझने वाला है नहीं इसमें, डीकम्पोजर्स एंड देयर टाइप्स। हम बेसिक क्लासेस में पढ़ते आते हैं, ठीक है। फिर थोड़े नाम उनके भूल जाते टर्म्स, लेकिन जब आप फिर से पढ़ोगे आपको बिल्कुल याद आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डीकम्पोजर्स होते क्या हैं, है ना। जो डीकम्पोज, एक कंपोजिशन जो होती है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिज्म की एक कंपोजिशन है ना, एक स्ट्रक्चर होता है उसका, ऑर्गन सिस्टम होता है, टिश्यूज़ होते हैं, वगैरह वगैरह होता है ना, बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो एक कंपोजिशन होती है। डीकम्पोजर आगे जो इस कंपोजिशन को तोड़ के रख देते हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं ना, स्किन को एक हिसाब से सिंपलर, मतलब स्किन जो होती है आपकी उसको डिग्रेड करते हैं, आपका ब्लड सक करते हैं, ठीक है, आपके जो सिंपलर लेवल पे ले आते हैं आपको, है ना, बिल्कुल तोड़ मोड़ के, ठीक है, मतलब अच्छा खासा आपको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, वही होते हैं। अब और उनके टाइप्स, डिकम्पोजर्स हैं उनके टाइप्स। ऑर्गेनिजम्स दैट कंज्यूम डेड ऑर्गेनिजम्स एंड अदर ऑर्गेनिक वेस्ट आर नोन एज डिकम्पोज। अब डिकम्पोजर्स क्या हुआ है, जो आपके डेड ऑर्गेनिजम्स को खाते हैं या फिर दूसरे ऑर्गेनिक वेस्ट को खाते हैं, ठीक है ना, इनको डिकम्पोजर्स बोला जाता है। अब इनका रोल क्या होता है, दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम में न्यूट्रिएंट्स को, जो हमने बायोजियोकेमिकल साइकिल पढ़ी थी, न्यूट्रिएंट साइकिल्स पढ़ी थी, इनका रोल यही होता है कि ये मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है ना। दे रिसाइकल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द इकोसिस्टम, ऑलराइट। अब इनकी टाइप्स है, आपको डेट्रीवोरस पढ़ना है, फिर सैप्रोफाइट्स पढ़ना है, ठीक है, और कौन सा पढ़ना है आपको, स्कैवेंजर्स पढ़ना है। स्कैवेंजर्स तो हमें पता ही है ना, स्कैवेंजर्स पढ़ना है, फिर आगे नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब डिकम्पोजर्स की पहली टाइप हमें पढ़नी है डेट्रीवोरस। अब डेट्रीवोरस क्या होते हैं, एक मिनट, डेट्रीवोरस क्या होते हैं, डेट्रीवोरस आपको सीधा याद रखना है, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स को खाते हैं और उनको डाइजेस्ट, अब जो डाइजेशन का तरीका है उसी पे डिफरेंस है ना, एंड डाइजेस्ट देम विद इन देयर बॉडी एंड शेड
इन सिंपलर फॉर्म्स, ठीक है, उनको शेड कर देते हैं सिंपलर फॉर्म्स में। ये डेड प्लांट्स खाते हैं आपके, डेड एनिमल्स खाते हैं आपके, ठीक है, उनको डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर, और फिर जो स्टूल्स वगैरह पास करते हैं, एक्सक्रीटिव मैटर करते हैं, वो सिंपलर फॉर्म्स का होता है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अर्थ, अब इसकी एग्जांपल कौन है डेट्रीवोर्स की? अर्थवॉर्म है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, है ना, जो ज़मीन पे इकोसिस्टम पाए जाते हैं। पहली एग्जांपल है आपकी अर्थवॉर्म है, वुड लाइस है, मिलीपीड्स है, डंग बीटल। ये आपको एज इट इज याद रखना, डेट्रीवोर्स की एग्जांपल ये सब है। कौन कौन सी है? अर्थवॉर्म, वुड लाइस, मिलीपीड्स एंड डंग बीटल, ठीक है। अब एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपका आता है सी ककम्बर, डेट्रीवोरस है ना, क्रैब आता है, कैटफिश आती है, ये डेड मैटर पे फीड करते हैं, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम सैप्रोफाइट्स। दे डोंट कंज्यूम डेड मैटर डायरेक्टली, ये डायरेक्टली अपने बॉडी में ले जाके नहीं करते, ठीक है। ये सबसे पहले क्या करते हैं? दे सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनके ऊपर डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। कौन करता है? सैप्रोफाइट्स, से याद रखना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स किसके साथ रिलेटेड है? सैप्रोफाइट्स के साथ। अब कौन से एंजाइम्स होते हैं? ये होते हैं प्रोटीएज, एमाइलेज, लिपेज, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं लिपिड्स इनटू फैटी एसिड्स, है ना, ठीक है। प्रोटीन्स, एमाइनो एसिड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स इनटू ग्लूकोज। आप ऐसे समझो ये कोई ऑर्गेनिज्म था, है ना, इस पे सैप्रोफाइट्स आए, इन्होंने अपने ये डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट किए। कौन कौन सा किया? प्रोटीएज, एमाइलेज, लिपेज, ठीक है। अब जो इसकी बॉडी में अमाइनो एसिड्स थे, है ना, वो कन्वर्ट हो गए, जो लिपिड्स थे, स्टार्ट करते हैं लिपिड्स, है ना, जो इनकी बॉडी में लिपिड्स थे, है ना, लिपिड्स असल में फैट्स होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड्स में, ठीक है। फैटी एसिड्स, याद रखिएगा, फैटी एसिड्स, ठीक है। प्रोटीन्स जो इसकी बॉडी में थे वो अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गए, पॉलीसैकेराइड्स इनटू ग्लूकोज। तो ये कंज्यूम क्या क्या करेंगे? फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स और ग्लूकोज, ठीक है। अच्छा, दीज अंडरलाइन सब्सटेंसेस कौन कौन से? फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स एंड ग्लूकोज आर ईटन बाय सैप्रोफाइट्स, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल क्या है? मशरूम एंड फंगई, ठीक है। डेट्रीवोरस आर ऑल्सो नोन एज मैक्रो डिकम्पोजर्स, ठीक है। डेट्रीवोर्स जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ये आ गए आपके मैक्रो, बड़े वाले डिकम्पोजर्स, सैप्रोफाइट आ गए आपके माइक्रो डिकम्पोजर्स, ये याद रखना, ठीक है, ओके। अब पढ़ते हैं स्कैवेंजर्स के बारे में। स्कैवेंजर्स आपको पता है, जैसे गिद्ध होता है ना, या आपका कौवा होता है, जो डेड मैटर जो भी है, डेड बॉडी होगी, डेड पार्ट पड़ा है कोई, कुछ भी, और ये आपकी सैनिटेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, साफ़ सुथराई में काम आता है इनका, ठीक है। इसकी एग्जांपल है वल्चर, गिद्ध, हेना आ गया, क्रो आ गया, कौवा, वुल्फ आ गया, डियर, डॉग आ गया, ठीक है। तो हेल्प इन रिमूवल ऑफ डेड वेस्ट एंड प्रोवाइड सैनिटेशन सर्विसेज, ऑलराइट लर्नर्स। तो अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं हम, इकोटून क्या होता है, ठीक है। ये बस इतना ही पढ़ना है हमें, इकोटून, उसके आगे नया आपका चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, वो कौन सा है वो फिर देखते हैं। अच्छा, इकोटून का आप ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल आपका एक इकोसिस्टम है, ये है लैंड, दूसरा है आपका लेक इकोसिस्टम, या फिर बायोम भी बोल सकते हैं इसका ना, या टू बायोम्स, ठीक है। दो इकोसिस्टम, एक लैंड एक लेक, या फिर दो बायोम, एक लैंड और एक लेक, ठीक है। अब इसका जो आपका ये वाला एरिया है ना, जो, ठीक है, जो बीच में इसका पड़ता है, लैंड की तरफ से जाने लगते हैं तो लेक स्टार्ट होने लगती है, लेक की तरफ से जाते हैं तो लैंड स्टार्ट होने लगती है। जो बीच वाला एरिया इसका पड़ता है ना, जहाँ पे स्टार्ट होने लगता है, जब लैंड की तरफ से चलते हैं तो लेक जैसे ही आने लगती है वो वाला एरिया, या फिर लेक की तरफ से जाएं तो लैंड जैसे ही स्टार्ट होने लगता है वो वाला एरिया, इसको बोलते हैं आप इकोटोन। और यहाँ पे इकोटोन कौन सा है आपका? वेटलैंड, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको नंबर ऑफ स्पीशीज देखने को ज़्यादा मिलती है, यानी आपकी बायोडाइवर्सिटी हाई होती है यहाँ पे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आसपास वाले रीजन्स के। अब आप समझ चुके हैं, अब आप पढ़ लो, ठीक है। ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम, ट्रांजिशन वही जब स्टार्ट होने लगता है, चेंज होने लगता है ना, ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू इकोसिस्टम्स और टू बायोम्स। एग्जाम्पल वेटलैंड, ठीक है, वेटलैंड इन एन इकोटोन, ठीक है, बिटवीन लैंड एंड लेक, ठीक है, समझ चुके हैं आप। वेटलैंड हैज़ यूनिक बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटी है आपकी वो यूनिक होती है और ज़्यादा होती है ना।
इकोटोन इज नोन एज जोन ऑफ ट्रांजिशन, ठीक है, बदलाव का क्षेत्र, वही मैं बता चुका हूँ, या टेंशन, जोन ऑफ ट्रांजिशन या टेंशन, जोन ऑफ यूनिकनेस, जोन ऑफ एबेंडेंस, जोन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ इंक्रीज्ड बायोडाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू सराउंडिंग एरिया, इसको बोलते हैं एज इफेक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका, ये बेल शेप्ड आपको दिख रहा होगा ना इकोटोन आपका, ठीक है, बेल शेप, बेल की शेप में, ठीक है। जो वो चर्च पे पहले बेल होती थी इतनी बड़ी, उसको वो जो आपके वो होते थे पोप वगैरह, उसको दबाते थे ना, मतलब खींचते थे रस्सी और इधर से बजने लगती थी पहले अलार्म, ये बेल बजती थी चर्च वगैरह में, तो तभी बेल शेप्ड बोला जाता है इसको, ठीक है। बेल शेप्ड है और यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो काफ़ी हाई रहती है, ठीक है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ आपकी हाई रहती है। सो लर्नर्स, आई थिंक ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है, लेक्चर नंबर 12 आपका। अब हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, लेक्चर नंबर 12 में हमने फीडबैक मैकेनिज्म से पढ़ना स्टार्ट किया था इसमें, है ना, यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, फीडबैक मैकेनिज्म हमने पढ़ा, फिर उसकी टाइप्स पढ़ी नेगेटिव, फिर आपका पढ़ा हमने पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, है ना, फिर हमने पढ़ा आपका, फिर इनकी एग्जांपल्स है कि फिर पढ़े इको जोग्राफिक रूल्स, एलेंस रूल्स पढ़ा, ठीक है ना, वही अपेंडेजेस वाला, फिर बर्गमैन रूल पढ़ा, वही कोल्डर क्लाइमेट्स में ज़्यादा वो बॉडी साइज होता है, फिर ग्लॉगल्स रूल पढ़ा, है ना, वही जो टॉपिक्स के आसपास रहते हैं वार्म और ह्यूमिड कंडीशंस में उनकी डार्क पिगमेंटेशन होती है, ठीक है। फिर डिकम्पोजर्स और इनकी टाइप्स पढ़ी, पहले पढ़ा हमने डेट्रीवोरस जो बॉडी के अंदर कंज्यूम करते हैं डेड रिमेन्स को, फिर सेप्रोफाइट्स पढ़ा जो पहले डाइजेस्टिव एंजाइम्स फेंकते हैं उन पे, है ना, फिर उनको कंज्यूम करते हैं, ठीक है, सिमिलर उनको। फिर हमने स्कैवेंजर्स पढ़ा जो हमें पता ही है ऑलरेडी, फिर हमने इकोटोन के बारे में पढ़ा, ठीक है। सो आई थिंक आज का लेक्चर हम यहीं पे, छोटा लेक्चर है हमारा आज का, यहीं पे एंड करते हैं। आगे जब हम मिलेंगे आपके नए चैप्टर में मिलेंगे, विच इज़ बाय द नेम बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। ये आपका रहेगा नया टॉपिक, ठीक है, एक मिनट, ये आपका रहने वाला है नया टॉपिक बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और ये हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 13 में कवर करने की कोशिश करेंगे। टिल देन कीप सेफ, stay safe, and keep on revising, keep on getting better every day. God bless you all.